हम डिस्कस करेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस के बारे में कि टाइम सीरीज एनालिसिस होता क्या है और उसे हम कैसे यूज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज एनालिसिस इज अ specific way of analyzing a sequence of data points collected over an interval of time। कि ये एक क्या है, जब हम एक पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड का कुछ डाटा एनालाइज करते हैं और उसके बेस पे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस। तो ये क्या है, एक डिफरेंट वे है, स्पेसिफिक वे है जिसमें सीक्वेंस ऑफ डाटा एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने डाटा एनालाइज करना है, प्रिडिक्ट करना है कि 2025 में हमारी जीडीपी क्या होगी, तो हम प्रीवियस ईयर की जीडीपी लेके चलेंगे, उसे एनालाइज करेंगे और उसके बेस पे प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में हमारी क्या जीडीपी होगी। लेकिन जो हम वो प्रीवियस ईयर का डाटा लेके चलेंगे उसकी सीक्वेंस होनी चाहिए कि अगर हम 1 ईयर का गैप लेके ले रहे हैं तो ऐसा नहीं, अगर हमने 2019 का लिया देन 20 का नहीं लेके 21 का ले रहे हैं तो आगे भी उसी गैप को मेंटेन करना पड़ेगा, सीक्वेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ डाटा को कलेक्ट करके उसे एनालाइज करके जब हम प्रिडिक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। In time series analysis, analysts record data point at consistent intervals over a set period of time rather than just recording the data points randomly। कि randomly भी हम किसी भी डाटा को नहीं ले सकते कि हम 2015 का ले लेते हैं, देन 19 का ले लेते हैं, देन 18 का ले लेते हैं, ऐसे हमें नहीं करना होता। हम एक फॉर्मल वे में उसे क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, हम सिस्टमैटिकली एक उसे कलेक्ट करते हैं कि हमें कौन से ईयर का डाटा चाहिए। अगर हम 1 ईयर का गैप ले रहे हैं तो हमें उसे कंसिस्टेंटली मेंटेन करना पड़ेगा, उसी इंटरवल को फॉलो करना पड़ेगा। सो टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है, जिसमें हम एनालाइज करते हैं एक पर्टिकुलर डाटा को जो सीक्वेंस में होना चाहिए और उसके बेस पे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। वो डाटा क्या होना चाहिए, एक तो सीक्वेंस में होना चाहिए, दूसरा क्या होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस टिपिकली रिक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ डाटा, कि जिस डाटा को आप एनालाइज कर रहे हो वो थोड़ा लार्ज नंबर में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप 2020 का जो आपने डाटा लिया उसके बेस पे आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि 2025 में क्या जीडीपी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि 2020 में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से हमारी जीडीपी कम हो गई हो। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, ऐसा तो नहीं है कि हर ईयर में हमें कोविड-19 ने उतना ही अफेक्ट किया है, 2018 में नहीं था वो, 19 में उतना अफेक्ट नहीं किया था। सो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा लेना चाहिए ताकि जो फ्लक्चुएशंस है, यानी कि कुछ हमारे नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं या फिर कुछ और कमियां आई हैं जिसकी वजह से फ्लक्चुएट हो सकती है हमारी जीडीपी, वो सब ओवरकम हो जाए। सो हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है, जिसमें हम एक सीक्वेंस में डाटा को एनालाइज करते हैं ताकि प्रिडिक्ट किया जा सके जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होना चाहिए। अब टाइम सीरीज एनालिसिस हम करते हैं, उसके हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट है कि हम पास्ट डाटा को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, उससे हमें क्या बेटरमेंट हो सकता है, क्या हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज इकोनॉमिक फोरकास्ट, कि हम इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कर सकते हैं। हम पास्ट के डाटा को इवेल्युएट करके उसे एनालाइज करके आगे ये बता सकते हैं कि आगे हम कितने इकोनॉमिकली डेवलप हो सकते हैं, हम कितने डेवलप करेंगे, कितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, हमारी इकोनॉमी बूम पे जाएगी, डिप्रेशन पे जाएगी, ये सब कैसे फोरकास्ट किए जाते हैं। जैसे हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि ऐसे एग्जांपल्स आते हैं या न्यूज आती है जिसमें हम बोलते हैं कि प्रिडिक्शन की गई है कि अगले साल बूम हो सकता है, रिसेशन हो सकता है। सो वो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज। देन सेल्स फोरकास्टिंग, जो भी बिजनेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो परचेज सेल्स की एक्टिविटीज करते हैं, वो क्या करते हैं, सेल्स फोरकास्टिंग करते हैं। ये लेके चलते हैं कि उनकी कितनी सेल्स हो सकती है, फ्यूचर पीरियड में उनकी कितनी डिमांड होगी प्रोडक्ट की, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, उनका वेस्टेज हो जाएगा। अगर उन्होंने ज्यादा प्रोडक्ट बना के रख लिए, डिमांड हुई नहीं, तो क्या हो जाएगा, उनकी वेस्टेज होगी, प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए हम सेल्स फोरकास्टिंग करते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने कितना सामान बेचा है उसके बेस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे कितनी डिमांड हो सकती है, कितनी सेल्स हो सकती है, और उसी के बेसिस पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। बजटरी एनालिसिस, कि अगर हमें बजट डिसाइड करना हो, बजट बनाना हो, वो नेशन वाइड हो, स्मॉल स्केल बजट हो, जो भी बजट है, कितना आपका खर्चा आता है, उसे एनालाइज करके आप फ्यूचर का डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने बजट की रिक्वायरमेंट है। स्टॉक मार्केट एनालिसिस, कि स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करना कि कौन से के प्राइस, किस शेयर के प्राइस ज्यादा होंगे, कौन सा प्राइस अच्छा रहेगा, कौन सा शेयर अच्छा करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये आप कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस डाटा, उसे एनालाइज करके आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। यील्ड प्रोजेक्शंस, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर के अंदर यील्ड की प्रोजेक्शन आपको करनी होती है, प्रिडिक्ट करना होता है कि कौन सी जो क्रॉप है इस बार सबसे ज्यादा ग्रो करेगी, कैसे हमारे वो कैसे होगा, सीजनल फोरकास्ट हम लेके चलेंगे, हम बाकी चीजों को देखेंगे कि हमारी जो फर्टिलिटी है
वो कैसी है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेस करने के लिए, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, हमारी पास्ट परफॉर्मेंसेस को मेजर करते हैं, देखते हैं कि क्या वो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं, और फ्यूचर में हम क्या स्टैंडर्ड अचीव कर सकते हैं। जो हमारी पास्ट परफॉर्मेंस होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी कि फ्यूचर में हम कैसा परफॉर्म करेंगे, तो उसमें क्या करेक्शन करनी है हम वो ले सकते हैं। इन्वेंट्री स्टडी कर सकते हैं, या फिर वर्कलोड प्रोजेक्शंस, कितने वर्कर्स की हमें रिक्वायरमेंट है, कितने हमें जो भी हमें वर्क चाहिए उसमें कितनी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो किस बेस पे डिसाइड करेंगे कि पहले अगर हमने 100 यूनिट बनाई है उसे बनाने के लिए कितने लेबर चाहिए, आगे अगर हमें 1000 यूनिट बनानी है तो उतने कितने लेबर लगेंगे, वो पास्ट के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। सेंसस एनालिसिस, सो इन सब चीजों के लिए हम टाइम सीरीज को यूज कर सकते हैं। टाइम सीरीज के वो यूजेस हैं। एडवांटेजेस है टाइम सीरीज की कि अगर हम टाइम सीरीज को यूज कर रहे हैं, उसकी हेल्प से फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो उससे हमारी क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट बिहेवियर, कि अगर आप टाइम सीरीज का करोगे तो उसमें आप क्या करते हो, पास्ट डाटा लेते हो, उसी को एनालाइज करते हो। सो इससे आपको क्या होता है, फर्स्ट बेनिफिट तो यही होगा कि जो डाटा आप एनालाइज कर रहे हो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसे आप अच्छे से समझ सकते हो। देन इट हेल्प्स इन प्लानिंग फ्यूचर ऑपरेशन, पास्ट के डाटा के बेस पे आप क्या करते हो, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हो, और प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग आप अपने ऑपरेशन को प्लान कर सकते हो। इट फैसिलिटेट कंपैरिजन, कि आप इसके बेस पे कंपैरिजन कर सकते हो कि पास्ट में कैसा था और फ्यूचर में कैसा हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल अ बिजनेस सिस्टम और आउटकम, कि एक बिजनेस के अंदर उस बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए आप टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज करते हो। कैसे, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखे थे, सेल्स फोरकास्ट करना, डिमांड फोरकास्ट करना, ये किसकी हेल्प से करोगे, आप टाइम सीरीज की हेल्प से करोगे, उसी के बेस पे बिजनेस ऑपरेशंस करेंगे। इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग करंट अकम्प्लिशमेंट, करंटली हम कैसे वर्क कर रहे हैं, हमारी क्या परफॉर्मेंस है, उसे इवेल्युएट करने के लिए भी हम टाइम सीरीज का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन वेरिएशन इन द डाटा, और ये हमें ये भी बताता है कि जो हमारा पास्ट बिहेवियर था, पास्ट में हमारी ये जीडीपी थी, आगे हमारी ये जीडीपी हो सकती है, उसके पीछे रीजन क्या है, हमारी जीडीपी बढ़ने के पीछे क्या रीजन है, वेरिएशन के पीछे क्या चेंजेस हैं, क्या रीजंस हैं, वो भी हमें टाइम सीरीज एनालिसिस एक्सप्लेन करता है। नाउ सम डिसएडवांटेजेस, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। प्रॉब्लम विद जनरलाइजेशन फ्रॉम अ सिंगल स्टडी, कि सिर्फ एक स्टडी से आप कंप्लीट जनरल एक स्टेटमेंट नहीं बोल सकते कि ऐसा ही हो सकता है, होता है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने घर के बजट की स्टडी की कि पास्ट ईयर में मेरा ये बजट आया था, इस साल मुझे इतना खर्चा करना पड़ेगा, प्रिडिक्ट किया आपने। सो क्या वो हर किसी के घर का हाउस होल्ड बजट नहीं है, क्योंकि आपने सिंगल स्टडी की है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा की आपको स्टडी करनी पड़ती है, इंटीग्रेटेड स्टडी करनी पड़ती है। अगर सिंगल स्टडी की है तो वो आपको एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड नहीं करती। प्रॉब्लम विद एक्यूरेट आइडेंटिफाइंग द करेक्ट मॉडल टू रिप्रेजेंट द डाटा, कि हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्मूला होते हैं। सो हमारे पास क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा करेक्ट मॉडल हमें यूज करना चाहिए। द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन में बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ मिसिंग और करप्टेड वैल्यू। अब इसमें आपको क्या करना होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन्फ्लेशन की कितनी महंगाई है उसको आप देखना चाहते हो कि कितनी महंगाई है, कितना इन्फ्लेशन है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सारा डाटा कलेक्ट करोगे, किस प्राइस के क्या किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, सर्विसेज का क्या प्राइस है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मिसिंग हो जाए या फिर अलग अलग जगह पे डिफरेंट प्राइजेस हो, तो उस समय क्या है, वो यूनिफॉर्मिटी में नहीं रहता। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। ट्रेंड कंपोनेंट, सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिक कंपोनेंट और रैंडम कंपोनेंट या इरेगुलर भी बोल सकते हो। ये कंपोनेंट क्या बताते हैं, वेरिएशन को डिफाइन करते हैं। हमने क्या किया था कि हम एनालाइज करते हैं पास्ट क्या है और हम फ्यूचर उसे प्रिडिक्ट करते हैं। सो उसमें कैसे वेरिएशन आई, यानी कि चेंजेस क्यों आ रहे हैं पास्ट और फ्यूचर में, जो वो डिफाइन करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। इन कंपोनेंट्स की वजह से क्या होता है, चेंजेस आते हैं। ट्रेंड, सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिक एंड इरेगुलर। ट्रेंड क्या होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होगा। सीजनल विद इन 1 मंथ के लिए, विद इन 1 ईयर के लिए होगा, जो सीजन आते हैं हमारे डिफरेंट। साइक्लिक वो क्या होगा, 1 ईयर से ज्यादा होगा लेकिन 10 साल से कम होगा। एंड देन इरेगुलर, जो हमारे कोई रेगुलर नहीं होते, कभी हो जाते, जैसे नेचुरल डिजास्टर है। अगर इस ईयर फ्लड आई है तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि अगले साल भी उसी टाइम फ्लड आएगी। सो ये क्या है, इरेगुलर और रैंडम कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हमें टाइम सीरीज को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले हमें ये ग्राफ समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम लेके चले हैं सेल्स ऑफ कोको कोला। इसमें हमारी क्या है कि हमारा फर्स्ट पॉइंट जो आपका स्टार्टिंग है आप उसे लेके चलो और एंड है उसे लेके चलो। अब देखो, स्टार्ट अगर हम सीधी चलती रहती तो ये हमारा कहीं यहाँ होता, लेकिन ये क्या है, ऊपर है। इसका मतलब ट्रेंड क्या शो कर रहा है, ये जो एक लाइन बनी है ना, ये क्या डिफाइन करिए कि आपका क्या है, अप ट्रेंड है, सेल्स में इंक्रीज आया है। एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि हमारा ये पॉइंट और
ये पॉइंट ऊपर की, इससे ये ऊपर है, तो इसका मतलब एक चीज हमें क्लियर हो गई कि हमारा ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, हमारी सेल्स कोको कोला की इंक्रीज हुई है। अब हमने इसे ट्रेंड लाइन क्यों कहा? ट्रेंड हमने क्या कहा था कि वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं। जैसे 2006 से हमने 2020 का लिया, तो ये कितने हैं? लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए है, और ये 10 साल से भी ऊपर है, तो ये आपको डिफाइन कर रही है कि इतने टाइम में हमारा ट्रेंड क्या रहा। तो कोका कोला की सेल का ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव ट्रेंड है, यानी कि वो इंक्रीज हो रही है। देन हमने क्या किया था, ट्रेंड के बाद हमारी होती है कि हमारी सीजनल वेरिएशंस आती हैं। सीजनल वेरिएशन कितने में होगी? विद इन 1 ईयर। 2006 के बाद यहाँ 2007 होगा, सो ये हमारी क्या हो गई? इतनी जो है ये हमारी एक सीजनल वेरिएशन। देन हमारी अगेन सीजनल वेरिएशन, फिर सीजनल, ये पूरी जो एक्चुअल डाटा है वो सीजनल वेरिएशन की वजह से ही बनता है। अब सीजनल वेरिएशन क्या है? फॉर एग्जांपल कि ये हमारा मान लो जनवरी में शुरू हुआ, सो जनवरी में क्या होगा? उस टाइम पे हमारी इतनी विंटर नहीं होती, तो हमारी क्या सेल्स इंक्रीज हो गई। जैसे ही विंटर आएंगी सेल्स डिक्रीज हो जाएगी कोका कोला की, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक हम विंटर में कम कंज्यूम करते हैं। सिमिलरली ऐसे ही इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सीजन बाय सीजन, हर ईयर सीजन आते रहेंगे, रिपीट होंगे, और उसी में हमारी सेल्स इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी। सो वो हमारा क्या हो जाता है? सीजनल वेरिएशन आया है। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रेंड यहाँ से जो यहाँ पहुंच रहा है, उसके पीछे एक रीजन तो हमारा सीजनल वेरिएशन भी है कि सीजन बदलते थे तो हमारी डिमांड बदलती थी। उसके बाद हमारा आता है साइक्लिक वेरिएशन। साइक्लिक वेरिएशन कितने के लिए होता है? 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है, जो हमें ये लाइन शो कर रही है कि कुछ हमारे, कभी हम बूम पे थे, कभी हम रिसेशन में थे, यानी कि हमारी मंदी चल रही थी, देन डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गए, यानी कि बिल्कुल ही सारी चीजें ठप हो गई थी, कुछ काम नहीं हो रहा था, सब चीजों का प्राइस जो है वो लो होता जा रहा था। सो उसकी वजह से हमारा यहाँ क्या होगा? बूम होगा, तभी हम पीक पे चल रहे हैं। देन यहाँ हमारा क्या था? डिप्रेशन था, फिर से बूम आया। ये भी क्या होते हैं? रेगुलर होते हैं, रिपीट होते हैं, लेकिन रिपीट कितने में होते हैं? 3-4 ईयर में बार बार रिपीट होते रहते हैं। वो हमारी क्या होती है? साइक्लिक वेरिएशन होती है। सो हमने देख लिया कि हमारी साइक्लिक वेरिएशन का भी इफेक्ट पड़ा है। हमारा जो ये ट्रेंड ऐसे बन रहा है उसमें क्या क्या, देखो जो ट्रेंड आया है वो किस किस की वजह से है? हमारे साइक्लिक वेरिएशन हुए हैं, सीजनल वेरिएशन हुए हैं, और ऐसा भी हो सकता है कुछ इरेगुलर हमारे कंपोनेंट्स रहे हो, यानी कि किसी ईयर फ्लड आई हो, कहीं पे ज्यादा कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गए हो, इस वजह से ये क्या है? इतनी कंपोनेंट्स, इतना चेंज आया है हमारी सेल्स के अंदर। सो हमारा ट्रेंड क्या होता है? जो डिफाइन करता है कि लॉन्ग टर्म में उसका क्या डायरेक्शन रहा है, वो पॉजिटिव गई है या नेगेटिव गई है। और ट्रेंड किस किस वजह से बन सकता है? साइक्लिक वेरिएशन की वजह से बन सकता है, सेक्युलर जो हमारे सीजनल वेरिएशन है, या इरेगुलर डाटा की वजह से हमारा बन सकता है। देन हम अब 1 बाय 1 इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था? ट्रेंड। ट्रेंड इज अ पैटर्न इन द डाटा शोज द मूवमेंट ऑफ अ सीरीज टू रिलेटिवली हायर और लोअर वैल्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि आपकी मूवमेंट ऑफ सीरीज डिफाइन करता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम में आप जहां से स्टार्ट करते हो उससे अपर गए हो या लोअर गए हो, जो इस चीज को डिफाइन करता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेंड कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, ए ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड व्हेन देयर इज एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप। कि इंक्रीजिंग स्लोप है या डिक्रीजिंग स्लोप है। अब ट्रेंड 3 तरीके के हो सकते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेंड। जो अभी हमने देखा था वो क्या था? हमारा अप ट्रेंड था, क्योंकि ये यहां से स्टार्ट होके ऊपर जा रहा था, इसका मतलब क्या है? ये हमारा अप ट्रेंड है। देन हमारा डाउन ट्रेंड जो नीचे की साइड आएगा, एंड हॉरिजॉन्टल जो स्टैटिक रहेगा। अब हम इनके एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने देखा कि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और एंड यहाँ हो रहा है, तो इसकी लाइन क्या जा रही है? ऐसे जा रही है। तो हमारा ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड, या फिर आप इसे पॉजिटिव ट्रेंड भी बोल सकते हो, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। देन हमारा नेक्स्ट होता है डाउन ट्रेंड, यानी कि जब आपने इंक्रीज किया तब। तो इसका एग्जांपल आप लेके चलो कि रेडियो जो है, अभी रेडियो की क्या हो गई है? बहुत ही ज्यादा, मीन्स कोई उसे यूज ही नहीं करता, टेलीफोन्स को यूज करते हैं। तो उसका क्या हो गया? ये डाउन ट्रेंड आ गया। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव ट्रेंड। पहले उसकी सेल्स अच्छी थी, लेकिन अब उसकी कोई सेल्स बची नहीं, मार्केट शेयर उतना बचा नहीं। देन हॉरिजॉन्टल ट्रेंड में क्या होगा कि अगर हम इससे एक लाइन बनाएंगे, ट्रेंड बनाएंगे, तो वो हमारा स्टैटिक रह जाएगा। जहां से शुरू हुआ था वहीं पे हमारा सेम लेवल पे ही रह रहा है, वो हमारा क्या हो जाता है? स्टैटिक ट्रेंड हो जाता है। ट्रेंड के बाद हमारी क्या आ रही थी? सीजनल वेरिएशंस। सीजनल वेरिएशन इज अ कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज वेयर इज डिफाइंड एज रिपीटिव एंड प्रिडिक्टेबल मूवमेंट, यानी कि जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये चेंजेस होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आप सीजन प्रिडिक्ट करोगे कि अब सर्दियां आने वाली हैं, अब रेनी सीजन आने वाला है, अब विंटर समर ये आने वाले हैं, तो आप इसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। वो आपका क्या होता है? सीजनल वेरिएशन होता है, जो रेगुलर होते हैं। अब सीजनल 2 तरीके के हो सकते हैं, ये दोनों अफेक्ट करेंगे द वेरियस सीजन ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। की क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे समर है, विंटर है, रेनी है, ये सब आता है। उसकी वजह से क्या होती है? आपकी डिमांड चेंज हो जाती है, सेल्स चेंज हो जाती है।
फॉर एग्जाम्पल कि गर्मियों में क्या होता है, एयर कंडीशनर्स, फैंस, इनकी सेल्स बढ़ जाती है. देन द इफेक्ट ऑफ मैन मेड कन्वेंशंस, कि ये नेचर ने नहीं दिए, हमारे कुछ सीजन्स आते हैं, जैसे शादियों का वेडिंग सीजन होता है, उस टाइम पे हमारी डिमांड चीज़ों की इंक्रीज हो जाती है. सो इन सब चीज़ों से, फेस्टिवल्स के टाइम्स पे हमारी कुछ डिमांड इंक्रीज हो जाती है, दिवाली, होली. सो ये सब क्या है, ये सीजनल वेरिएशंस लेके आते हैं. देन ये हमारा डायग्राम है सीजनल वेरिएशन का. सीजनल वेरिएशन क्या होता है, विद इन 1 ईयर होता है. सो उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है. देन हमारी है साइक्लिक वेरिएशन. साइक्लिक वेरिएशन क्या होता है, जो 1 साल से ज्यादा टाइम का होता है लेकिन 10 साल से कम होता है, और वो रेगुलर ही होता है, मीन्स टाइम टू टाइम वो आती ही रहती हैं, वो फेजेस रिपीट होती हैं. द वेरिएशन इन अ टाइम सीरीज विच ऑपरेट देमसेल्व्स ओवर अ स्पैन ऑफ मोर देन 1 ईयर इज साइक्लिक वेरिएशन. जैसे इसके अंदर हमारी 4 स्टेजेस इंक्लूड की जाती हैं. प्रोस्पेरिटी, जिसको आप बूम भी बोल देते हो. देन रिसेशन, की आपकी पीक पे थे, देन आपका कम होना शुरू हो गया, डाउनफॉल होना शुरू हो. देन डिप्रेशन, यानी कि आप सबसे लोअर पॉइंट पे आ जाते हो. देन फिर से रिकवरी, प्रोस्पेरिटी, ये सब चलता रहता है. जब प्रोस्पेरिटी होती है तो हमारी डिमांड ज्यादा होती है, हम ज्यादा परचेजेस करते हैं. यहाँ पे हमारी परचेजेस बहुत कम हो जाती हैं. देन हम रिकवरी, इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, ऐसे इनकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती है, ट्रेंड्स अफेक्ट होते हैं. वो हमारी क्या होता है, साइक्लिक वेरिएशन. फॉर एग्जाम्पल की हमने एक ट्रेंड लाइन बना रखी है, इसमें ये जो है हमारी प्रोस्पेरिटी आ रही है, ये सब हमारे किसकी वजह से हो रहे हैं, साइक्लिक वेरिएशन की वजह से हो रहे हैं. Then irregular variations. Irregular variations are fluctuations in time series that are short duration, यानी कि जो छोटे टाइम के लिए होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे, बट अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. अब तक जो भी कहा हमने, सीजनल वेरिएशंस थे वो प्रिडिक्टेबल थे, बिजनेस वाले प्रिडिक्टेबल थे जो साइकिल्स में आए थे, लेकिन हमारे ये इरेगुलर क्या होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. हमें नहीं पता होता कि कब अर्थक्वेक आ जाएगा. सो इन अनप्रिडिक्टेबल की वजह से जो अफेक्ट पड़ता है ट्रेंड पे, उसे हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर वेरिएशंस. दीज वेरिएशंस आर ऑल्सो रेफर्ड एज रेजिडुअल वेरिएशन, since by definition they represent what is left out in the time series after trend, cyclic and seasonal variation. कि ट्रेंड, साइक्लिक और सीजनल वेरिएशन के अलावा जो बच जाता है, वो वेरिएशन किसकी वजह से आती है, इरेगुलर वेरिएशन की वजह से आती है, जो फ्लड, अर्थक्वेक इसके एग्जाम्पल हैं. ये हमने इरेगुलर वेरिएशन का देखा कि इसकी वजह से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं. देन मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग ट्रेंड्स. हम ट्रेंड्स को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव ट्रेंड है, नेगेटिव है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड है, उसे एस्टिमेट करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं. तो हमारे पास 4 मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. इसमें से मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रिग्रेशन की वीडियो में. हमने जो रिग्रेशन का मेथड किया था वही हमारा किसका होता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, आपको ईयर गिवन होंगे, प्रोडक्शन गिवन होंगे, हमें एक्स एक्सिस लेना है, वाई एक्सिस लेना है. नीचे हमने ईयर ले लिए, यहाँ पे आपने प्रोडक्शन ले लिया. आप पॉइंट प्लॉट करते रहोगे कि फर्स्ट 1998 में 98 है, देन 105, 116, 119, इनको प्लॉट करके उन्हें जब ज्वाइन करते हो, अगर वो ऊपर की साइड जा रहा है तो हमारा अप ट्रेंड है, अगर वो ऐसे होता है डाउन की तरफ आ रहा होता तो हमारा क्या हो जाता है, डाउन ट्रेंड हो जाता है, और अगर वो स्टैटिक रहता तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रेंड है. देन ये तो था ग्राफिकल मेथड की, सिंपल आप ग्राफ पे पुट कर दोगे. देन हमारा आता है सेमी एवरेज मेथड. इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि आप इनको देख लोगे कि आपको क्या क्या ईयर गिवन है. सेमी एवरेज का मतलब ही क्या होता है कि आप इसे 2 में डिवाइड करोगे. सो कितने ईयर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको हमने बीच से निकाल दिया, एक फर्स्ट ये बन गया, सेकंड ये बन गया. हमें 2 डॉट फाइंड आउट करने हैं. सो इनकी एवरेज हम निकाल लेंगे और इनकी एवरेज निकाल लेंगे. 98 प्लस 105, इन सबको प्लस करके किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, क्योंकि ये 4 1 2 3 4 लिमिट्स है. देन इसकी एवरेज निकाल ली और सेकंड पार्ट की एवरेज निकाल ली. जब दोनों की एवरेज हमारे पास आ जाएगी तो हमारे पास 2 पॉइंट आ रहे हैं, 109 और 169. अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस 109 को हम कहाँ पे प्लॉट करेंगे, कौन से ईयर में प्लॉट करेंगे. यहाँ तो 4 ईयर है, तो मिडल ईयर हो गए ये दोनों, तो इनके बीच का जो एरिया होगा वहां पे प्लॉट करना है, और इनके बीच का जो एरिया होगा वहां पे प्लॉट करना है. तो 189 और 190 क्या, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे हमारे 109 को. यहाँ हमारा 109 आ रहा है फॉर एग्जांपल, और सेकंड है 169, वो हमारा कहाँ आएगा, 169 हम प्लॉट करेंगे इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये क्या है, मिड है इन ईयर्स का, 169. सो ये हमारा 169. तो जब हम इन दोनों लाइन को बनाएंगे तो वो हमारे जो ट्रेंड को शो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये अप ट्रेंड है विद द हेल्प ऑफ सेमी एवरेज मेथड. कि हम डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उनकी एवरेज निकालेंगे, वो जो 2 एवरेज आएंगी उनके पॉइंट को प्लॉट करके जो लाइन आती है उसे हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन. देन हमारा आता है मूविंग एवरेज मेथड. मूविंग एवरेज में क्या होता है, इसमें हम मूवमेंट लेके चलते हैं. जैसे हमने
सेमी एवरेज में क्या किया था कि हमने सिर्फ ये देखा कि 2 को डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड देन हमने आगे उसे कर दिया। एक चीज और देखना कि सेमी एवरेज में ओड टर्म्स हैं, तब तो हमने देख लिया कि 1 2 3 4 5 6 7, जो हम अभी किया था ये हमारा क्या था 8, हमारे पास 8 टर्म्स थी। अगर हमारे पास ओड टर्म्स गिवन हो कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे कि आपके पास इसको आप डिवाइड कैसे करोगे, इसमें बीच वाले को छोड़ के इन तीनों की एवरेज और इन तीनों की एवरेज हम निकाल लेंगे। जैसे 106 आई है और 156 आई है, इसके बेस पे हम उसे प्लॉट कर देंगे। अब देखो हमने इस वाली को क्या कर दिया, छोड़ दिया है एवरेज निकालते टाइम, तो इन तीनों के बीच में क्या है 1989 और 1993। सो 1989 में प्लॉट करेंगे और 1993 में प्लॉट करेंगे और उसके बेसिस पे हम क्या अपनी ट्रेंड लाइन निकाल लेंगे। मूविंग एवरेज मेथड में क्या होता है कि आपको मूव करते रहना है, यानी कि एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे। जैसे हम सीधा एग्जांपल में ही देखते हैं, हमें क्या गिवन थे, ईयर और वैल्यूज गिवन है। हमें 5 ईयर की मूविंग निकालनी है, 7 की निकालनी है और 9 ईयर की मूविंग एवरेज निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 5 ईयर की निकालते हैं। तो 5 साल की मूविंग निकालनी है, तो 1 2 3 4 5 ईयर हमने ले लिए, उसके सामने वैल्यूज गिवन है, इनको प्लस कर देंगे तो इनका टोटल जो आएगा वो क्या है 30। अब हमें ये 30 लिखना कहाँ है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो भी हमारे पास डाटा गिवन है उसका बीच का ईयर कौन सा है। अगर हम ऊपर नीचे से कट करते जाएं तो 1992 बचता है, तो 30 की हमने ये लिख लिया। यहाँ पे इसकी एवरेज क्या 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगी 6। सो 5 ईयर मूविंग एवरेज कैसे निकलेगी, सबसे पहले अगर 5 ईयर निकालना है तो शुरू के 5 ईयर लिए उनका टोटल करके उसकी एवरेज निकाल देना और बीच वाले के बीच लिखना है, बीच वाले के सामने आपको उसे लिखना है। अब नेक्स्ट देखो, अब क्या करेंगे, पहले 5 के तो हमने निकाल लिए, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, इन पांचों की निकालेंगे। इन पांचों का टोटल जो आएगा वो हम किसके सामने लिखेंगे, जो इनके बीच का होगा, यानी कि 1993 40। देन इसको भी छोड़ देंगे, नेक्स्ट 5 1 2 3 4 5, इनका टोटल लिखेंगे। देन उसको छोड़ के नेक्स्ट ऐसे 5 5 करते करते हम टोटल लिखते जाएंगे। तब कब तक करेंगे, जब तक हमारे लास्ट के 5 आने जाते। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, यहां तक ही हम कर सकते हैं। इसका बीच का क्या है ये, इसके बाद हमारे पास क्या है 5 का ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता। सो उनका टोटल निकालने के बाद उनकी एवरेज कैसे निकालेंगे कि हमने 5 5 से इन सबको डिवाइड करते जाएंगे, हमारी एवरेज आ जाएगी। सो ये क्या है हमारी मूविंग एवरेज, और जब हम इसे प्लॉट करते हैं तो उससे हमारी ट्रेंड लाइन आ जाती है। सिमिलरली 7 ईयर की निकालनी है तो आप क्या करोगे, जैसे 5 क्या किया था सेम डिट्टो 7 का है। अब हम पहले 7 ईयर लेंगे, 1 2 3 4 5, इनका 6 7, इनका टोटल निकालेंगे। अब इनकी मिड वैल्यू क्या होगी, ये 56। देन हम पहला वाला छोड़ देंगे, नेक्स्ट 7 लेंगे, देन 2 छोड़ देंगे, नेक्स्ट 7 लेंगे। ऐसे ही हम 9 में करेंगे कि शुरू के 9 पहले ले लेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट 9, फिर नेक्स्ट 9, ऐसे उनका टोटल निकाल के और उनकी एवरेज निकालते हैं। वो हमारा क्या है मूविंग एवरेज मेथड है। देन हमारा क्या है कंप्यूट 4 ईयर मूविंग एवरेज। अभी तक हमने क्या निकाली 5 ईयर 7 ईयर 9 ईयर, ये ओल्ड टर्म्स में थी, तो आपको क्या इजीली पता चल जा रहा था। जैसे 5 थे तो 1 2 3 4 5, तो आपको पता चल गया बीच का ईयर 1992 है। नेक्स्ट 5 में 1993 आपका बीच का ईयर हो रहा था। लेकिन इवन टर्म्स में आपको कैसे पता चलेगा कि बीच का ईयर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास है शुरू के 4 ईयर का निकालना है, तो 1 2 3 4, अब इसके बीच का कौन सा है, ये दोनों हमारे बीच में आ रहे हैं ईयर, इन सबको हमने प्लस करके लिखना कहाँ है, तो ये कहाँ लिखा जाएगा, इस बीच में लिखा जाएगा। यहाँ 345 यहाँ आएगा, ये जो बीच वाली लाइन है। सिमिलरली इनकी एवरेज कहाँ आ जाएगी, 86.25 हमारे बीच में आ जाएगी। ऐसे ही 88। अब हमें ये देखना है कि हमने ये बीच में लिख रखा है, तो हम क्या कर पा रहे हैं, हम ये नहीं बता पा रहे कि किस ईयर के लिए वो है। इसलिए इसमें 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं कि जो भी आपकी मूविंग एवरेज है, ये आपकी एवरेज आई है, इनको आप फिर से टोटल करोगे। अब इन्हें टोटल करोगे तो वो कहाँ लिखी जाएंगी, बीच में। तो फर्स्ट हमारी उसके बीच में लिखी जाएगी। मैं एक करके दिखाती हूँ, आगे आप करके देखना। जैसे हमारी 86.25 है, प्लस 88 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 174.25। तो ये हमें कहाँ लिखनी थी 86.25, यहाँ बीच में 86.25, और यहाँ क्या आएगा 88। सो ये इस लाइन पे लिखी हुई है, ये इस लाइन पे लिखी हुई है। इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये इन दोनों के बीच में लिखी जानी चाहिए। सो इन दोनों के बीच में कौन सा ईयर है 1997। सिमिलरली जब हम सेकंड का करेंगे तो क्या करेंगे 88 प्लस 89, ये कहाँ लिखी हुई है, ये वाली इस लाइन पे लिखी होगी और ये वाली इस लाइन पे लिखी होगी। इन दोनों के बीच का क्या आ जाएगा 1998। ऐसे हम इनकी एवरेज निकालेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा 4 ईयर मूविंग एवरेज मेथड। लास्ट है आपका मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग ट्रेंड बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रिग्रेशन एनालिसिस में, जिसमें हम क्या लेके चलते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। वाई हमारा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन होगी।
ये हमें ऐसे निकालना और बी का फॉर्मूला ये है। इनको हम निकाल के पुट करके क्या कर सकते हैं, अपना रिग्रेशन लाइन निकाल सकते हैं और उसके बेस पे हमारी टाइम सीरीज निकल आएगी। उस टाइम सीरीज को हम क्या बताएंगे कि यही हमारा क्या है, ट्रेंड है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।